हेलो फ्रेंड्स। ओके। तो बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो से लेके आया हूँ आज। ठीक है, आज नया चैप्टर करेंगे आप लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने जो प्रीवियस वीडियो में क्या क्या बता चुका था, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बता चुका हूँ। ओके, तो आप जाके प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस वीडियो में आप इसको वॉच कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था। ये भी इसके भी पूरे वीडियो जो जो आपके सिलेबस में, ये भी ऑलरेडी आप यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जा सकते देख सकते हैं इसको। ओके, तो आज क्या स्टार्ट करने वाला है, आपका लास्ट टॉपिक है ये जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा था, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, इसमें आपको तीन ही पढ़ना था, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर आज करने वाले हैं। तो ये भी किसका पार्ट है आप लोग का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही पार्ट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही इसमें अप्लाई किया जाता है। पहले में क्या कर रहे थे हम लोग, अल्ट्रावायलेट और यूवी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था उसको अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अब आईआर में जब आए थे तो आईआर में क्या किए थे, इंफ्रारेड जो रेडिएशन था उसको अप्लाई किए थे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में कुछ डिफरेंशिएशन देखने मिला था। ठीक है, वाइब्रेशन रोटेशनल, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स में कुछ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था, वो एब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद आपको एब्जॉर्प्शन पे क्या ट्रांसपेरेंस पे आपको आइडेंटिफाई करने मिल रहा था इसमें आईआर में। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन कर रहे थे। अब एनएमआर में क्या होगा आप लोगों के, ये जितना भी होगा सब न्यूक्लियर बेस्ड होगा। मतलब आप इसमें क्या देते हो, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी इसमें यूज़ किया जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी, ओके, रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे यूज़ करोगे। जब रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करोगे, पैटर्न सबका सेम ही होता है इसमें। जब आरएफ मतलब वही शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये इसके किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे, मान लो आपके पास CH4 है, मिथेन है आपके पास। ठीक है, तो ये इसके न्यूक्लियस पर अटैक करेगा डायरेक्टली, मतलब न्यूक्लियस को इफेक्ट करेगा। जैसे कि हाइड्रोजन है तो ये इसके न्यूक्लियस को इफेक्ट करेगा, और ये जो कार्बन है उसका कार्बन को इफेक्ट करेगा। अब अलग अलग न्यूक्लियस के अलग अलग एनएमआर होता है, ये चीज़ याद रखना। मतलब सभी मॉलिक्यूल के बारे में, मतलब जितने भी एटम, मल्टी एटम के बारे में नहीं बताता एनएमआर कभी। ठीक है, एक पर्टिकुलर एनएमआर मतलब एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर के बारे में ही बताएगा। जैसे कि अब ये जो एनएमआर होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि HNMR जिसको बोलते हैं आप लोग प्रोटॉन एनएमआर। ठीक है, तो प्रोटॉन एनएमआर किसके बारे में बताएगा, सिर्फ प्रोटॉन्स के बारे में। एक पर्टिकुलर जो आपको मॉलिक्यूल है, कितने उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है और उसका एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताएगा एनएमआर। उसके बाद होता है 13C एनएमआर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और ये इसमें आइसोटोप 13 पे यूज़ किया जाता है। यूजुअली कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है इसमें, सॉरी एटॉमिक वेट 12 होगा इसका। तो इसमें आइसोटोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से इसको डिटरमाइन करते हैं। और बहुत सारे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के हो गए, नाइट्रोजन 14 का हो गया, फास्फोरस 31 का हो गया। ठीक है, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया। बहुत सारे न्यूक्लियस का आप अनुमान निकाल सकते हैं। ओके, बस टूल ही इसमें थोड़ा सा सेटअप होता है, वही चेंज किया जाता है। बस मोस्ट कॉमन क्या होगा आपका, प्रोटॉन एनएमआर। आपके सिलेबस में सिर्फ प्रोटॉन एनएमआर के बारे में दिया है। ओके, तो इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कार्बन 13 भी इम्पोर्टेंट होता है, बट कॉमनली आप क्या देखने वाले हैं, एनएमआर के बारे में। कौन सा एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर। ठीक है, तो अब जो इसका बेसिक है वो देख लेते हैं क्या चीज़ होता है। तो व्हाट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है इसका फुल फॉर्म, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर का मतलब होता है आपका कोई भी न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस होगा ना, इसकी बात करता है ये। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब ऑब्वियसली मैग्नेटिक, आप क्या कर रहे हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड उसमें जनरेट करते हैं, इसलिए उसको मैग्नेटिक बोल देते हैं। और रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब इसका जो प्रॉपर जो वर्किंग वर्क होता है कि मतलब कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, ये इसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको और कैसे एब्रीवेट कर सकते हो, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो बेसिक जो थोड़ा भी नहीं जानते उसके लिए, इसलिए पूरा प्रॉपरली इसको बेसिक बता दे रहा हूँ। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल बाय रीडिंग द इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूल। जो भी मैंने जो बताया था वही चीज़ बोल रहा है इसमें। ठीक है, रिसीव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये सेटअप है इसको, ये मतलब एक वर्किंग प्रिंसिपल है बेसिकली, जो बताया मैंने। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट है ये। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ किया जाता है इसमें। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप यूज़ करोगे ना, उतना ही
उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि सपोज मान लो, मतलब अच्छे से पीक आएगा ये बोल सकता हूँ, जैसे कि एनएमआर स्पेक्ट्रम इस टाइप का होता है। तो यदि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तो यूजुअली मुझे समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको देखो ये पिक ना समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि पहले ना 60 मेगाहर्ट्ज का यूज़ किया जाता था, अभी भी कई बीटेक में या बहुत सारे कॉलेजेस में ना 60 मेगाहर्ट्ज के लिए यूज़ करते हैं, तो बीटेक का कोई कंपाउंड या सैंपल को डिटरमाइन करना हो तो। लेकिन आप रिसर्च पर्पज के लिए जाओगे तो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डिग जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होता है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैंने कभी यूज़ किया तो 500 से 800 मेगाहर्ट्ज आ चुका है अभी तक, ठीक है। ये वाला क्या डिफरेंस क्या हो रहा है इसमें, मतलब इसको जो प्रोटॉन, ये जो आपको पीक बनेगा ना वो एकदम प्रॉपरली दिखेगा आपको, सॉरी ये देखो ये दिख रहा है ना आपका, ये 3 पीक यहाँ पे आ रहा है इस टाइप से, तो इस टाइप का आपको प्रॉपरली स्प्लिट करके मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो ये होता है इंपॉर्टेंट ऑफ इसका मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटाइजेशन का, कि आप कितना ज़्यादा मैग्नेट दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, या इसका इंटेंसिटी बढ़ के आ रहा है या कैसे आ रहा है, ये इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो सेम चीज़ होगा यहाँ पे, नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा। और इसमें जो देखो अब इसके बीच में ना, ये जो है आपका ये सैंपल ट्यूब है, मतलब जिसमें आप अपना कंपाउंड रखोगे, ठीक है। सैंपल ट्यूब अंदर डाला गया इसमें। अब यहाँ से क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा जब जनरेट होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ से रेज आएगी ना भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको आप रेडियो फ्रिक्वेंसी बोल रहे हो। कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कैसे जनरेट कर रहे हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, मैग्नेटिक करके। तो इसके बीच में क्या होगा, जब देखो ये सैंपल है आपका, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल होगा, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। जस्ट बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये CH4 का, ठीक है, बेसिक एग्जांपल। तो इसमें कितना है आपके पास, आप क्या यूज़ कर रहे हो, प्रोटॉन एनएमआर चाहिए आपको, ये वाला, ठीक है। तो इसमें 4 प्रोटॉन है, ये ठीक आपको पता चल रहा है। तो इसके अंदर प्रोटॉन होगा ना, तो हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक, ये देखो फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको परेशान करेगा यहाँ पे, ठीक है। 1s1 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज होगा ऐसे, या ठीक है एक ही में है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। जब क्या करोगे इसमें, जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप जब यहाँ से करते हो कभी भी, ठीक है, इस टाइप का मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ ऐसा। तब क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको एंटी क्लॉकवाइज में या अपने ही डायरेक्शन में इसको क्या करता है, अलाइन कर देता है उसको, ठीक है। तो ये जो फ्लिपिंग हो रहा है आपका, मतलब नहीं पहले ऐसे था, उसके बाद मान लो ऐसे हो रहा है, या फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम्प्लीटली एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, मान लो हो सकता है ऐसा टर्न कर रहा है अपने ही मैग्नेटिक अपने ओरिएंटेशन में, जो मैग्नेटिक मान लो मैग्नेटिक ऐसे जा रहा है आपका, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन में होगा मुझे थोड़ा पता है, पूरे मॉलिक्यूल ये क्या होता है, ट्यूब घूमता रहता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो आप इस टाइप का जो एंगल बन रहा है, मतलब इसको फ्लिपिंग करने के लिए, फ्लिप करने के लिए जो एनर्जी रिलीज, मतलब जो एनर्जी लगेगा ना, उसी को एनर्जी को यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है डिटेक्टर में। मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, समझो जैसे कि आपके पास मान लो इस टाइप का होगा, OH है मान लो, OH से जुड़ा कोई प्रोटॉन है आपके पास, तो ये ऑक्सीजन इसको अच्छे से बांध के रखेगा ना, क्योंकि क्या होगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इस हाइड्रोजन को छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। तो ये इसको अच्छे से क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, जैसे कि आपको बता रहा था ना मैं, सी बॉन्ड्स यदि मान लो कार्बन 13 वाला करे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ये अच्छे से कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो ये इसको छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा इसको। तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो वो क्या करेगा आपका ना, ये हर्ट्ज में, पहले तो हर्ट्ज में ही होता था लेकिन अभी केमिकल शिप में इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है, केमिकल शिप PPM में लेवल। और यहाँ पे क्या होता है, 14 से 0 तक का इसका वैल्यू होता है इसमें। अब ये एनर्जी के हिसाब से क्या हो जाएगा, जिसका ज़्यादा जिसका कम वो अपना अपना ऐसे पिंग बनता है, जैसे कि IR में बन रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, इसमें स्प्लिटिंग भी होता है, ठीक है, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ये चीज़ जो फ्लिपिंग के लिए जो एनर्जी लगता है उसे तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो एब्जॉर्ब करेगा, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट जो रेडिएशन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करेगा, जो एब्जॉर्प्शन होगा मॉलिक्यूल में जो एनर्जी, उसी का यूज़ करके क्या होता है, फ्लिपिंग होता है, जो उसके इस ओरिएंटेशन में क्या कर देगा, चेंज कर देगा, मतलब जहाँ से भी रेडियो फ्रिक्वेंसी जाएगा उस हिसाब से उसको अलाइन कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है उसको बेसिक। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं आप लोगों को।
ठीक है, ये हो गया कॉइल। अब ये यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, देखो मैग्नेटिक कंट्रोल जुड़ा हुआ है। आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या उसको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़। अब यहीं पे सैंपल में क्या जुड़ा है, डिटेक्टर जुड़ा हुआ है, जिससे आप डिटेक्ट करोगे। ठीक है, जितना भी डिटेक्ट करोगे, जितना भी ऑब्जर्व हुआ होगा, वही जब सेम चीज़ नहीं बताया ना, मैं ऑब्जर्व हुआ होगा, ऑब्जर्वेशन हुआ होगा, ये आपके जो डेटा लगा रहेगा वहाँ पे कंप्यूटर उसको ही रिकॉर्ड करेगा यहाँ पे। ठीक है, मान लो यदि फ्रिक्वेंसी यदि कम हो रहा है किसी चीज़ में, तो आप फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिटेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिटेंस। ठीक है, जहाँ से उसको सप्लाई किया जाएगा या कुछ किया जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी क्या होता है, इससे जुड़ा होता है। तो ये आपका बेसिक कौन मतलब बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एनएमआर। ठीक है, ये तो अंदर की बात हो गई, लेकिन ये दिखता कैसे है बोलोगे तो इसके लिए दे दिया हूँ मैं, देखो यहाँ पे ये इसका ओरिजिनल जो होता है एनएमआर उस टाइप का। ठीक है, ये बहुत बड़ा ये होता है, मतलब इसमें नाइट्रोजन फिल किया जाता है एक्चुअली, लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसके भी अंदर में भाई ये इधर क्या यहाँ पे सैंपल डाला जाता है, बहुत सारा सैंपल ऐसा होल्डर बना रहता है इसमें। ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे ये सैंपल होल्डर इस टाइप का रहता है, बहुत सारा सैंपल आप एक बार में कर सकते हो। यहाँ पे रखोगे सैंपल, बहुत सारा सैंपल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर ये क्या होगा, ये ऐसा राउंड घूमता रहता है इस बार, गोल गोल। ठीक है, तो फिर इसको क्या होता है, बहुत सारे सेटअप होते हैं इसमें। ठीक है, इतना डीप नहीं जाना आप लोगों को इसमें। तो अब बेसिक ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब इससे बेसिक एक्चुअली में किसने लाया था, क्या किया था, ये सब। ठीक है, ये सीन इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डिटेक्टेड ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस अकर एट एंड एंड ऑफ 1945। 1945 में मतलब वहाँ तक इसको स्टार्ट हो गया था इसके बारे में रिसर्च करना। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली विद द वर्क ग्रुप द फेलिक्स ब्लॉच, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो एक साइंटिस्ट है फेलिक्स ब्लॉच, ठीक है, उसका ग्रुप इस पर काम कर रहा था, एंड एडवर्ड पर्सल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। तो इन्होंने जनवरी 1946 में मतलब 1946 में फर्स्ट एनएमआर को स्पेक्ट्रम को क्या किया था, पब्लिश किया था। किसमें मतलब इसके बारे में बताया था, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है, क्या करता है। तो ये ठीक है, ये फिजिकल रिव्यू में इसको उसने पब्लिश किया था। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस रिसर्च ऑन ब्लॉच एंड पर्सल, इसको मतलब इस वर्क के लिए इसको क्या किया था, नोबेल प्राइज से भी इसको मतलब नोबेल प्राइज मिला था इसको। ठीक है, 1952 में इस एनएमआर के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए indispensable analytical instrument. With the aid of NMR, the research in an organic laboratory has been significantly enhanced. बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होगा, तो जितने भी मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, पूरे ऑर्गेनिक हो या ऑब्वियसली ज़्यादातर ऑर्गेनिक होता है, कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड होता है पूरा चीज़। अब इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करेगा कुछ करेगा तो हाइड्रोजन तो वही होगा उसमें। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन के हिसाब से आप मॉलिकुलर मतलब मॉलिकुलर का जो स्ट्रक्चर होता है डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, कि ये कहाँ पे है, बहुत सारे टूल्स होते हैं उसमें, सिमेट्रिकल प्रोटॉन, एसिमेट्रिकल प्रोटॉन, ये सब के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी मिलती है इससे एनएमआर से, इसलिए। ठीक है, तो इन एडिशन ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, सेम मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इट कैन आल्सो असर्टेन द सैंपल कंपोजिशन एंड इंटीग्रिटी। देखो अब इस पर कंपोजिशन कितना है ये भी पता चल जाता है एनएमआर से। ठीक है, ये तो एडवांटेज में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और जो आप कंपाउंड बनाया वो कितना प्योरीफाई है, कितना प्योरिटी है उसमें, ये भी इसमें पता चल जाता है। ठीक है, ये चीज़ है, बहुत सारे एडवांटेज है उसके। ठीक है, तो प्रोटॉन एनएमआर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनएमआर टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट। The proton in the molecule will behave the differently depending on their chemical surrounding, allowing their structure to be determined। ठीक है, उसके मतलब कार्बन के बगल में मान लो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड वाला यदि कोई इस टाइप का यदि मान लो कोई स्ट्रक्चर आ रहा है आपके पास, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का, तब ये भी किससे जुड़ा होगा, जैसे कि ये होता है ना आपका ये वाला, अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, तो प्रोटॉन भी अलग अलग मतलब एनवायरनमेंट में दिखाएगा इसमें। ठीक है, इसके बारे में और बताऊंगा, जैसे तो बेसिक है जो आपको जानने चाहिए कि होता क्या है एनएमआर। अब एनएमआर को फर्स्ट वही चीज़ है, आइजैक रूबी ने इसको फर्स्ट टाइम क्या किया था, ठीक, एक्यूरेटली मेजर। अब ये तो चलता गया पूरा। ठीक है, जैसे भी किसी ने किया कुछ किया उसके लिए नोबेल प्राइज दिला, तो फर्स्ट वो क्या था, द एनएमआर वाज फर्स्ट एक्यूरेटली मेजर्ड। एनएमआर को सबसे पहली बार
सबसे पहली बार जिसने एक्यूरेट मेजर किया था वो हुआ था 1938 में भाई आइजैक रोबी के द्वारा। ठीक है, वो रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1944 इन फिजिक्स में उनको दिया गया था। ठीक है, इसके पहले ही उसके उसके बाद ही क्या हुआ था, आपका जीवन इफेक्ट के बारे में जानकारी मिली थी। तब तक कोई नहीं जानता था जीवन इफेक्ट क्या होता है। एक प्रकार से यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड यदि आप जनरेट कर रहे हो किसी भी कंपाउंड पे या किसी भी चीज़ पे, तो उससे जो फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में मतलब जो जानकारी मिलती है, ठीक है, उसी को जीवन इफेक्ट बोलते हैं। यदि मान लो मैग्नेटिक फील्ड की जगह आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो उसको स्टार इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, स्टार इफेक्ट, दो इफेक्ट आप लोगों को पढ़ने मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, खाली जीवन इफेक्ट ही पढ़ोगे। जीवन इफेक्ट वही चीज़ है जो प्रॉपर्टी मिलेगा आपको, केमिकल और प्रॉपर्टी, यदि आप किसी भी कंपाउंड पर मैग्नेटिक रेडिएशन यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके हिसाब से कंपाउंड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी उसी को बोलते हैं जीवन इफेक्ट, और कुछ नहीं। ठीक है, ये लिखा है इसमें। अब एनएमआर का जो प्रिंसिपल होता है उसको एक बार देख लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन और थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में ही होगा, बाकी जो मेन टॉपिक चालू होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो एनएमआर स्पेक्ट्रल प्रिंसिपल क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द एनएमआर प्रिंसिपल मेनी न्यूक्लियाई प्रोसेस स्पिन। ऑब्वियसली क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो होता है ना, ऐसे सेम चीज़, और स्पिन भी होता है इसका। तो इस न्यूक्लियस इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है इसमें तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा। वैन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, जब यहाँ से आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जब डालते हो ना, जैसे कि ये वाला आपका मान लो न्यूक्लियस होगा, इसमें क्या कर रहे हो आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कर रहे हो, तब क्या इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। सेम चीज़ यही होगा, अभी तक एब्जॉर्प्शन होता था तो क्या क्या होते जा रहा था, होमो से लेमो में जा रहा था कि नहीं, होमो से लेमो में जा रहा था। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, इसको यदि एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, जंप होकर इधर चला जाएगा, ये जंप होकर इधर जाएगा ना। अब इसके बीच में जो एनर्जी लग रहा है इसी को तो ना आप अभी तक मेजर करते आ रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ भी वही होगा, लेकिन ये न्यूक्लियस में होगा जो होगा। ठीक है ना, तो ऑल न्यूक्लियस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड ग्रेट नंबर ऑफ देम स्पिन। स्पिन होता है ये डेफिनेटली, जिस पे स्पिन होगा वही अलाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड में, जिसमें स्पिन नहीं होगा कहाँ से वो एनएमआर इनएक्टिव होगा, दैट्स ऑल। अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, जो अभी लिखा ही है। ठीक है, बता चुका हूँ। द एनर्जी ट्रांसफर अकर एट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द रेडियो फ्रिक्वेंसी। पहले वेवलेंथ में देख रहे थे उसको, अब क्या देखेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में देखेंगे उसको। एडिशनली द एनर्जी इज एमिटेड एट द सेम फ्रिक्वेंसी व्हेन द स्पिन रिटर्न टू द इनिशियल लेवल। मान लो यदि ये जो रिवर्स बैक होता है ना यहाँ पे, ये वाला सेम चीज, तो सेम एनर्जी रिलीज होगा जितना एनर्जी इसको लगेगा, ये बोलना चाहता है वो। देयरफॉर द प्रोसेसिंग of the NMR spectra for the concerned nucleus is yielded by the measuring the signal that correspond to this transfer। ठीक, तो अब क्या होगा, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शनलिटी मतलब काम कैसे करता है ये तो प्रिंसिपल हुआ आपको, ये थोड़ा थोड़ा ही आपको ऐसे इतना ज़्यादा नहीं देगा, खाली एप्लीकेशन केमिकल सिम्ट और कुछ कुछ है वही आपको देता है खाली। ठीक है, लेकिन बस इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम फंक्शनलिटी, तो पोजीशन ऑफ स्पेक्ट्रम स्पेसिमेन विथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाया था। ठीक है, सैंपल में मैग्नेटिक फील्ड था ना इस टाइप का, इसके बीच में यहाँ पे सैंपल लगा हुआ था, यहाँ से जा रहा था, उसी की चीज़ की बात करें। यूटिलाइज रेडियो वेव्स टू एक्सक्यूट द न्यूक्लियर सैंपल इनटू द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टू जनरेट एनएमआर सिग्नल। दिस एनएमआर सिग्नल आर डिटेक्टेड बाय द रेडियो रिसीवर विद द हाई सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला जो RF ट्रांसमीटर लगा हुआ था ना, वो की बात कर रहा है। एंड एटम्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इन मॉलिक्यूल इज चेंज्ड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड दैट सराउंड इट। ठीक है, अब इसका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा, इसका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा चेंज होगा, डिपेंड करेगा किसमें, मॉलिक्यूल पे। ठीक है, चेंज कैसे चेंज होगा, इंटरमॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड चेंज बाय द इंटरमैग्नेटिक फील्ड। इस इंटरमॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल। ठीक है, इन अलग अलग इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जनरेट होगा, जिससे उसको फ्रिक्वेंसी क्या होगा, चेंज होगा, डिफरेंट मिलेगा आपको हर मॉलिक्यूल की। एंड दिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल, जो आपको किस में मिल रहा था, बेसिकली आपको यूवी विजिबल में क्या मिल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल रहा था। IR में क्या मिल रहा था आप लोगों को, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी मिल रहा था, सही ना। तो क्या बोल रहा था अभी मैं,
तो इसका फंक्शनल ग्रुप भी आपको जानकारी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ओवरऑल ये दे देता है आपको क्या, एनएमआर ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दे देता है आप लोगों को कि मतलब क्या क्या होगा उसमें। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है ये फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हो सकता है कोई एसिड होगा मान लो, ठीक है, और आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड होगा, जैसे मैं एल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड ही लिख देता हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया या फिर कोई कीटोन हो गया। ठीक है, सब में सब में क्या होता है, एक कीटोन हो गया। ठीक है, यहाँ भी प्रोटॉन होगा, यहाँ भी प्रोटॉन होगा, यहाँ भी प्रोटॉन होगा, यहाँ भी सीओ कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो वो कौन से रीजन में आएगा कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप आईआर तो रन करना ही करना है किसी भी कंपाउंड को करने के लिए। ये बेसिक प्रिमिनरली क्या होता है आपका कैरेक्टराइजेशन होता है किसी भी कंपाउंड को, यदि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि आपको डिटरमाइन करना हो तो सबसे पहले आईआर किया ही जाता है ज़्यादातर। ठीक है, ताकि फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन कर सके। फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन कर लोगे तो सपोज एसिड आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो एसिड यदि आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा ना, ये जो प्रोटॉन आ रहा है वो किसकी वजह से होगा, एसिड की वजह से आएगा, और इसका जो एनएमआर में जो सिग्नल आएगा वो भी अलग ही आएगा डेफिनेटली। फॉर्मल्डिहाइड के लिए अलग आता है, देखो एसिड के लिए ना मैं बता देता हूँ 12 के करीब आता है, 12 ppm के करीब। ठीक है, एल्डिहाइड का 9 हाँ या 9 से 10 कुछ आता है आपका, और कीटोन के लिए भी आसपास ही आएगा वो कुछ। ठीक है, कीटोन फॉर्मल्डिहाइड इस रेंज में चला जाता है वो। ठीक, ये इसकी बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। एंड दिस मेथड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल रिएक्शन स्टेट, स्ट्रक्चर, केमिकल एनवायरनमेंट एंड डायनेमिक्स। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें। और ये इंस्ट्रूमेंट है आपका, बस थोड़ा देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो एनएमआर इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले सैंपल होल्डर होगा। ठीक है, दिस इन एन 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है इसमें, और इसका डायमीटर 0.3 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो मैग्नेटिक कॉइल होगा इसमें जो आपको दिखाया था, फिर परमानेंट मैग्नेट होगा 600 to 500 मेगाहर्ट्ज। देखो पहले ही इसका यूज़ करते थे, बोला कि ना मैं आप लोगों को 60 to 100 मेगाहर्ट्ज का यूज़ किया जाता था। अब थोड़ा बढ़ गया, अभी और एडवांस हो जा रहा है, तो और ये बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से कुछ सालों में, हर 1000 मेगाहर्ट्ज तक भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हालांकि। एनसेफ जनरेटर, ठीक है, मॉडिफाई द इंटेंसिटी को मॉडिफाइड करता है कभी भी। ठीक है, उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर, जो आर एफ बोल रहा था, आर एफ, ठीक है, ये वाला रेडियो फ्रिक्वेंसी इसका सेम चीज, आर एफ डिटेक्टर लगा होता है, रिकॉर्डर होता है और रीड आउट सिस्टम होता है। ठीक है, ये वाला जो भी मैं बताया ना आप लोगों को, ये इसी के बारे में बता रहा था मैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, आर एफ डिटेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, आपका मैग्नेटिक कंट्रोलर हो गया, मैग्नेट हो गया, सैंपल ट्यूब हो गया, ये सब चीज़ें के बारे में बताया। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये वाला। अब एनएमआर क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ये बताने के लिए आपको बेसिक जानना जरूरी था, इसलिए मैंने ये एक वीडियो में इसको कवर कर दिया। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं क्या बताऊंगा आपको, केमिकल सिर्फ जो जो आपके सिलेबस में है, मैं उसी को ही इस बीटेक के क्लास में या प्लेलिस्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी जो इसका डीप है, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें, उसको अलग वीडियो में डाल के मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जो बाकी स्टूडेंट के लिए काम में आएगा, जैसे बीएससी हो गया या फिर कोई और जो पढ़ता है उसके लिए काम में आएगा। जो आप लोगों को इसमें मतलब जो काम आएगा, मैं खाली वही वीडियो बनाकर आपके प्लेलिस्ट में डालूंगा। ठीक है, ये बात को क्लियर कर लेना, ये नहीं कि एनएमआर इतना छोटा है कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, एनएमआर बहुत बड़ा चैप्टर होता है। ठीक है, तो आप लोगों के क्या दिया हुआ, केमिकल शिफ्ट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और एक होता है स्पिन स्प्लिटिंग, जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, दोनों पे नोट्स पूछा जाता है, ये सब नहीं पूछा जाता कभी भी। और एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर, एप्लीकेशन है वही है एप्लीकेशन, ये तीन चीज़ें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि यही बस करके जाते हो ना तो आप डेफिनेटली लिख के आओगे एग्ज़ाम में। ठीक है, ये भले करो या ना करो, ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि होता क्या है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या करने की ज़रूरत है, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों के जो आपका जो क्यूरियोसिटी होगा वो इससे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ठीक, आई होप वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को एटलीस्ट मिला होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल चित्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।